जय हिंद। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रजिया सुल्तान तक। रजिया सुल्तान के बाद स्लेव डायनेस्टी की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे बैराम शाह के बारे में, पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद के बारे में और बात करेंगे बलबन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि रजिया सुल्तान एक बार फिर से दिल्ली के थ्रोन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार ये जो बैराम शाह हैं वो रजिया सुल्तान को मार देंगे। हमने ये भी देखा था कि ये जो बैराम शाह हैं इनको गद्दी पे नोबल्स ने बिठाया था। अब खुद ही सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जिसको गद्दी के ऊपर नोबल्स ने बिठाया है, उसके रेन के दौरान नोबल्स की पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, नोबल्स की पावर इंक्रीज होगी। बैराम शाह के रेन के दौरान ये जो चहलगनी हुआ करता था, ये जो चालीसा हुआ करता था, या फिर ये कहें ये जो 40 मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप हुआ करता था, इसकी पावर, इसका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। और आने वाले सालों में सुल्तान और नोबल्स के बीच में कॉन्स्टेंटली पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेंटली पावर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली ये जो बैराम शाह हैं इनको अपनी खुद की आर्मी मार देगी इन 1242 सी। बैराम शाह को अपनी खुद की आर्मी ने 1242 सी में मार दिया। बैराम शाह के बाद पावर में आए अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये जो अलाउद्दीन मशहूद शाह हैं ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे हुआ करते थे। ये जो अलाउद्दीन मशहूद शाह हैं इनको गद्दी पे बिठाया था चीफ्स ने, नोबल्स ने। खुद ही सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जिसको गद्दी के ऊपर चीफ्स ने बिठाया है। तो ये जो अलाउद्दीन मशहूद शाह हैं ये एक तरीके से पपेट रूलर हुआ करते थे। इनका राजपाट की तरफ कोई ध्यान नहीं था, इनका ध्यान था वाइन की तरफ, इनका ध्यान था एंटरटेनमेंट की तरफ, इनका ध्यान था मौज मस्ती की तरफ। बेसिकली ये जो अलाउद्दीन मशहूद शाह हैं ये बेहद इनकॉम्पिटेंट रूलर हुआ करते थे। लगभग 1246 सी आते आते चीफ्स ने ये जो अलाउद्दीन मशहूद शाह हैं इनको रिप्लेस किया और इनकी जगह पे गद्दी पे बिठाया नसरुद्दीन महमूद को। गद्दी पे कौन बैठे? गद्दी पे बैठे नसरुद्दीन महमूद। ये जो नसरुद्दीन महमूद हैं ये इल्तुतमिश के ग्रैंडसन हुआ करते थे, लेकिन जब नसरुद्दीन महमूद गद्दी के ऊपर बैठे तो ये इनएक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे, ये यंग हुआ करते थे। और इनकी मदद किंगडम को चलाने में, सरकार को चलाने में कौन करता था? उलुग खान करता था। उलुग खान, जिनको आगे चल के बलबन बुलाया जाएगा। ये जो उलुग खान हैं ये चहलगनी के मेंबर हुआ करते थे, ये चालीसा के मेंबर हुआ करते थे। हालांकि गद्दी के ऊपर नसरुद्दीन महमूद बैठे हुए थे, लेकिन एक्चुअल पावर, रियल पावर किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। अपनी पावर को और ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद के साथ में कर दी थी। तो एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। अब खुद ही सोच के देखो, एक चालीसा का मेंबर है जो कि इतना पावरफुल हो गया है कि सुल्तान बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सारी पावर किसके हाथ में है? बलबन के हाथ में है। तो जो टर्किश चीफ्स होंगे वो बलबन के अगेंस्ट में खड़े होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस सी बात होंगे, जेलसी होती है। तो लगभग 1260 सी आते आते ये जो टर्किश चीफ्स हैं ये बलबन के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर करेंगे और बलबन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बलबन की जगह पे किसको लाया जाएगा? इमादुद्दीन रेहान को लाया जाएगा। इमादुद्दीन रेहान जो कि एक इंडियन मुस्लिम हुआ करते थे, उनको लाया जाएगा बलबन की जगह पे। बलबन जो हैं वो इससे अग्री कर जाएंगे, लेकिन बलबन बड़े स्मार्ट थे। बलबन ने क्या किया? बलबन ने एक डिसएग्रीमेंट उठाया और बोला कि ये तो इंडियन मुस्लिम है और ये जो टर्किश नोबिलिटी हुआ करती थी ये इस क्वेश्चन पे डिवाइड हो गई। डिवीजन हुआ, इसी का फायदा उठाएंगे आगे चल के बलबन एक बार फिर से। बलबन लगभग 1.5 साल तक फिर से खुद को रीग्रुप करेंगे, फिर से खुद का अपना ग्रुप बनाएंगे और 1.5 साल के बाद एक बार फिर से पावर में आएंगे और इस बार उनके पास में ज़्यादा अथॉरिटी होगी, इस बार उनके पास में ज़्यादा पावर होगी। इसी बीच 1265 सी में ये जो महमूद हैं ही पास्ड अवे। नसरुद्दीन महमूद जो हैं ही पास्ड अवे इन 1265 सी। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि बलबन ने ही इनको पॉइजन दिया था, बलबन ने ही इनको मारा था।
1265 में महमूद पास्ड अवे, और महमूद के जाने के बाद बलबन जो हैं वो खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। बलबन जो कि पहले पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, पूरे राजपाट को संभालते थे, उनको 1260 CE के अंदर रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन बलबन लगभग 1.5 साल तक तैयारी करेंगे, अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे, और अब बलबन जब पावर में वापस आएंगे तो इनके पास में ज़्यादा पावर होगी, इनके पास में ज़्यादा अथॉरिटी होगी। इसी बीच 1265 CE में महमूद पास्ड अवे। बलबन जिनके पास में अब इंक्रीज्ड अथॉरिटी थी, जिनके पास में अब ज़्यादा पावर थी, वो महमूद के जाने के बाद खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, मोटा मोटा फ्रेम आपके दिमाग में सेट हुआ होगा, उम्मीद मैं ऐसी कर रहा हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रहे होगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर गद्दी के ऊपर कौन बैठा? गद्दी के ऊपर बैठे बलबन। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर 3 एस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 एस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं? एक कुतुबी डायनेस्टी देखने को मिलती थी, जिसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर हुआ करते थे। फिर दूसरी जो है वो फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी देखने को मिलती थी, जिसके फाउंडर कौन होते थे? इल्तुतमिश होते थे। और तीसरी सेकंड इलबरी डायनेस्टी देखने को मिलती थी, और इसके फाउंडर कौन होते थे? इसके फाउंडर बलबन होते थे। अच्छा, ये जो 3 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक सेम ब्लड लाइन चलेगी कुछ टाइम के लिए, फिर पावर में आ जाएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब पावर में आएंगे तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी। विद इन दी स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी। फिर इल्तुतमिश की जो ब्लड लाइन है वो कुछ टाइम तक चलेगी। इल्तुतमिश जो है वो स्लेव हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो सन इन लॉ हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो ब्लड लाइन जो है वो यहाँ पे चेंज हुई। फिर इल्तुतमिश के बाद ब्लड लाइन जो है वो सेम चलेगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली पावर में आएंगे बलबन। और ये जो बलबन है, यहाँ से सेकंड इलबरी डायनेस्टी देखने को मिलती है। ये जो बलबन है, ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट कौन है? बलबन है। और बलबन ने मोनार्की की जो पावर है, राजा की जो पावर है, उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। बलबन क्या कहते थे? बलबन कहते थे कि सुल्तान जो है वो भगवान की शैडो है। सुल्तान जो है वो जिल ए इलाही है। जिल ए इलाही या फिर गॉड की शैडो बुलाया गया बलबन ने सुल्तान को। बलबन ने सुल्तान को रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस बुलाया, कि सुल्तान के ऊपर भगवान का डिवाइन ग्रेस होता है। निबायत एक खुदाई बुलाया, निबायत एक खुदाई बुलाया। तो बेसिकली बलबन जो है वो सुल्तान को गॉड के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, जो पावर ऑफ मोनार्की है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। बलबन जो है वो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हुआ करते थे, वो पहले से चालीसा का हिस्सा हुआ करते थे। तो बलबन को दिल्ली सल्तनत की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बेहतर तरीके से समझ में आती थी। बलबन को ये भी समझ में आता था कि ये जो चहलगनी है, ये जो चालीसा है, ये बहुत बड़ा खतरा है किसी भी सुल्तान के लिए। तो सबसे पहले बलबन क्या करेंगे? ये जो चहलगनी है, ये जो चालीसा है, इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसकी पावर को ख़त्म करेंगे। और दूसरा बलबन क्या करेंगे? इल्तुतमिश की फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको मरवा देंगे। अब पुरानी फैमिली का अगर कोई मेंबर होगा ही नहीं तो सक्सेशन का कोई सवाल उठेगा ही नहीं। तो बलबन जो है वो बड़े रूथलेस थे। बलबन ने ये जो चहलगनी है, जो कि इनकी पावर को चैलेंज कर सकती थी, उसको डिसइंटीग्रेट किया, उसको ख़त्म किया। और ये जो इल्तुतमिश की फैमिली है वो भी बलबन की पावर को चैलेंज कर सकती थी, उनके सभी मेंबर्स को मरवा दिया। बलबन ने बड़ा ही रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन भी इंट्रोड्यूस किया, बड़ा ही स्ट्रिक्ट कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया। बलबन ने सिजदा नाम की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया। सिजदा का मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क। बेसिकली
मोनार्क के सामने सर झुकाना, सर झुका के प्रणाम करना एक तरीके से, उसको बुलाया जाता है सिजदा। तो सिजदा को किसने इंट्रोड्यूस किया? बलबन ने किया। सिजदा के अलावा इन्होंने पाइबोस को भी इंट्रोड्यूस किया। पाइबोस में क्या होता है? जो सुल्तान होता है उसके पैरों को चूमा जाता है। तो सिजदा और पाइबोस, इन दोनों को किसने इंट्रोड्यूस किया? इन दोनों को बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। बलबन अपनी पावर को दिखाना चाह रहे थे। बलबन जो है वो मोनार्की को मजबूत कर रहे थे, स्ट्रांग कर रहे थे, और इसको दिखाने के लिए उन्होंने सिजदा को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने पाइबोस को इंट्रोड्यूस किया। बलबन जो है वो अपनी पावर को दिखाने के लिए एक लंबा चौड़ा कोर्ट ऑर्गेनाइज किया करते थे। बलबन ने ये जो आज की डेट में पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज का, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज को किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन ने किया था। बलबन इतने स्ट्रिक्ट थे अपने डिसिप्लिन को लेके कि कोर्ट में ना तो हंसते थे ना कोई जोक करते थे। इनफैक्ट ही गेव अप ड्रिंकिंग एज वेल। बेसिकली एक रेजेंट हैं, एक नोबल हैं जो कि पावर में आए हैं, जो कि सुल्तान बने हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी इल्तुतमिश फैमिली को मारा है। अब उनको अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें एक बड़ा ही रिगरस, एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट कोर्ट डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा ताकि उनके अगेंस्ट में कोई आवाज ना उठाए। और यही सब कर रहे हैं बलबन। बलबन ने सिजदा को इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने पाइबोस को इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये जो बलबन है ये बड़े ही रेसिस्ट हुआ करते थे। बलबन जो हैं वो पूरे तरीके से नॉन टक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। नॉन टक्स को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे बलबन। बेसिकली बलबन ने खुद को चैंपियन ऑफ टर्किश नोबेलिटी के तौर पे प्रोजेक्ट किया। बेसिकली जो टर्क नोबल्स हुआ करते थे उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए नॉन टर्क्स को एडमिनिस्ट्रेशन से पूरे तरीके से एलिमिनेट किया बलबन ने। बलबन जो हैं वो बड़े ही डीपली रेसिस्ट हुआ करते थे। इंडियन मुस्लिम्स को कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाती थी बलबन के रेन के दौरान। आपको समझ में आता है कि बलबन ने इनिशियली ये जो इंडियन मुस्लिम हैं, इन्हीं ने जब बलबन को रिप्लेस किया था तो इसी क्वेश्चन के ऊपर बलबन ने टर्किश नोबेलिटी के अंदर डिवीजन क्रिएट किया था। तो अपने रेन के दौरान इंडियन मुस्लिम्स को कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं दी जाती थी। बलबन ने स्पाइस को अपॉइंट किया था। जो स्पाइस होते थे उनको बारित्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? बारित्स बुलाया जाता था। और ये जो स्पाइस हुआ करते थे ये नोबल्स की एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया करते थे और सुल्तान को पूरी पूरी खबर दिया करते थे। जब बलबन सुल्तान बने तो इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं थी। आप खुद ही सोच सकते हो, एक चालीसा का, एक चहलगनी का आदमी जो है वो सुल्तान बन रहा है तो उसकी पोजीशन, उसका एक्सेप्टेंस एकदम इमीडिएट नहीं होगा। तो बलबन की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं थी। जो टर्किश चीफ्स थे वो इनकी तरफ हॉस्टाइल थे। मंगोल्स जो हैं वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब सुल्तान कमज़ोर हो और कब वो अटैक करें। जो दूर दूर की प्रोविंसेस के गवर्नर्स हुआ करते थे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है और जो गंगा यमुना वाला दुआब है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहद खराब थी। रॉबरीज और डेकॉइट्स जो हैं वो आम तौर पे देखने को मिलते थे। मतलब जब बलबन सुल्तान बने तो उनके सामने चैलेंज जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। एक चैलेंज तो ये था कि खुद की गद्दी को बचाना। खुद की गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने चहलगनी को डिसइंटीग्रेट किया, उन्होंने इल्तुतमिश फैमिली के सभी मेंबर्स को मरवाया, उन्होंने एक बड़ा ही रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने स्पाइस को अपॉइंट करने की शुरुआत करी। और दूसरा चैलेंज क्या था? दूसरा चैलेंज था कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये जो मंगोल्स का चैलेंज है, इससे डील किया जाए। बलबन क्या करेंगे? इन चैलेंजेस से डील करने के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी खड़ी करेंगे, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी ऑर्गेनाइज करेंगे, तैयार करेंगे। और बलबन जो है वो दीवान ए उंजरत, दीवान ए उंजरत का मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, और दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज का मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेपरेट करेंगे बलबन, ताकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम को इंडिपेंडेंटली देख सकें। बलबन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी खड़ी करेंगे और दीवाने अर्ज को दीवाने उंजरत से सेपरेट कर देंगे। और फिर बलबन जो हैं
वो रूथलेसली रिबेलियंस को सप्रेस करेंगे। मेवात में रिबेलियन हो रहा था, दोआब रीजन में रिबेलियन हो रहा था, अवध में रिबेलियन हो रहा था, काटिहार में रिबेलियन हो रहा था। इन सभी रिबेलियंस को बलबन जो हैं वो रूथलेसली सप्रेस करेंगे। बलबन जो हैं वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बलबन का ध्यान था लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के ऊपर। बलबन को शायद अपनी लिमिटेशन समझ में आ रही थी। बलबन को ये समझ में आ रहा था कि अपनी जो इंटरनल लड़ाई है पहले उसको हैंडल कर लें, अपनी जो गद्दी है पहले उसको बचा लें, तब कहीं किंगडम को एक्सपेंड करेंगे। तो बलबन जो है वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के ऊपर ध्यान देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के ऊपर ध्यान देंगे, किंगडम को एक्सपेंड करने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बलबन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करेंगे और जो रॉबर्ट्स हुआ करते थे उनको मर्सीलेसली मारा जाएगा, परसुएड किया जाएगा। 1279 सी में मंगोल्स का जो थ्रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा था और बलबन जो है वो खुद बूढ़े होते जा रहे थे। और इसी में एक अपॉर्चुनिटी देखी बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग ने, जो कि बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने बलबन के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया और बेग ने टाइटल अज्यूम कर लिया सुल्तान का। सीधे सीधे बलबन को चैलेंज कर रहे हैं बेग। लेकिन बलबन जो हैं वो अपनी फोर्सेस भेजेंगे और ये जो बेग हैं इनकी गर्दन कटवा देंगे, इनको बिहेड करवा देंगे। और बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का नया गवर्नर बनाया। बलबन ने एक टाइटल भी अज्यूम किया, नासिर आमिर उल मोमिन का। नासिर आमिर उल मोमिन का टाइटल बलबन ने अज्यूम किया। बेसिकली कैलिफ्स राइट हैंड या फिर नासिर आमिर उल मोमिन का टाइटल अज्यूम किया बलबन ने। बेसिकली एक तरीके से बलबन जो हैं वो रिलीजियस अथॉरिटी को सीक कर रहे हैं, खुद को टाइटल ऐसा दे रहे हैं। और बलबन ने जो उलेमाज हुआ करते थे, उलेमाज बेसिकली जो मुस्लिम स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको सीधे सीधे बोला कि देखो तुम्हारे जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उन्हीं तक अपने आप को कन्फाइन रखो, रिलीजियस अफेयर्स तक की बात करो, पॉलिटिक्स के बारे में अगर बोलोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो बेसिकली बलबन जो हैं वो मोनार्की को, वो अपने कंट्रोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। एक तरीके से सबके ऊपर कमर कस रहे हैं, जकड़ कस रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जितना मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा मत बोलो। बलबन का जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्सट्रीमली इम्पार्शियल था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, किस पावर में बैठा हुआ है। अगर आपने गलती की है तो आपको पनिश किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखने मिलता है, बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे मलिक बकबक। ये जो मलिक बकबक हैं इन्हें पब्लिकली फ्लॉग किया गया था, कोड़े मारे गए थे इनको पब्लिकली, बिकॉज इन्होंने क्रुएलिटी की थी अपने सर्वेंट्स के अगेंस्ट में। सोचो गवर्नर को पब्लिकली फ्लॉग किया जा रहा है, विच मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो एक्सट्रीमली इम्पार्शियल हुआ करता था बलबन के रेन के दौरान। बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया। अब तक ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया बलबन ने बड़ा ही एफिशिएंट स्पाई सिस्टम डेवलप किया। और स्पाइस को क्या बुलाया जाता था, अभी हमने बात की है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बलबन ने अपने जो फ्रंटियर्स हैं, खासकर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं, उनको मजबूत किया मंगोल अटैक्स के अगेंस्ट में। लेकिन ये जो नदर्न इंडिया है इसको मंगोल अटैक्स के अगेंस्ट में पूरे तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे बलबन। मंगोल्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के ऊपर अपीयर होंगे और जब मंगोल्स आएंगे, जब मंगोल्स अटैक करेंगे तो बलबन जो है वो अपने बेटे प्रिंस महमूद को भेजेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये जो प्रिंस हैं इस बैटल में मारे जाएंगे और इनको खान ए शहीद बुलाया जाता है। बेटा मर गया, बेटे के मरने का सदमा लगा बलबन को और इसी के अंदर बलबन ऑल्सो पास्ड अवे इन 1287 सी। बलबन जो हैं वो 1287 सी में पास अवे हो जाएंगे। देखो बलबन को लेके दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो बलबन है इन्होंने मोनार्की की जो पावर है उसको सिग्निफिकेंटली एनहेंस किया, उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ की, चहलगनी को या चालीसा को एलिमिनेट किसने किया, बलबन ने किया। सिजदा और पाइबोस इन दोनों प्रैक्टिसेस को किसने इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने किया। सिजदा का मतलब
प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, बेसिकली सर झुका के एक तरीके से प्रणाम करना मोनार्क को, उसको बुलाते हैं सिजदा। और पाइबोस, सुल्तान के जो पैर हैं उनको किस करना, उनको चूमना, वो पाइबोस बुलाया जाता है। बलबन ने पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज को भी इंट्रोड्यूस किया। बलबन जो हैं वो बड़े ही रेसिस्ट हुआ करते थे। स्पाइस उनको अपॉइंट करने की शुरुआत करी और स्पाइस को बारित्स बुलाया जाता था। ये जो बलबन हैं ये अपने किंगडम को, अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी खड़ी करेंगे और दीवाने उनजरत को दीवाने अरज से, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलिट्री डिपार्टमेंट से अलग करेंगे। और इस स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी के दम पे बलबन जो हैं वो रेबेलियंस को सप्रेस करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करेंगे। ये जो बलबन है इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था नासिर आमिर उल मोमिन का। बलबन के टाइम पीरियड के दौरान जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सट्रीमली इम्पार्शियल हुआ करता था। इनकी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी हुआ करती थी। एक लंबा चौड़ा स्पाई सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था। बलबन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया को मंगोल्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंटियर्स को भी डेवलप करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। और इवेंचुअली जब मंगोल्स आएंगे तो बलबन जो हैं वो अपने बेटे प्रिंस महमूद को भेजेंगे लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन महमूद जो हैं वो इस बैटल में मारे जाएंगे। और अल्टीमेटली बलबन ऑल्सो पास्ड अवे इन 1287 CE। बलबन के बाद पावर में आए कैबद। ये जो कैबद हैं ये बलबन के ग्रैंडसन हुआ करते थे और कैबद को सुल्तान बनाया था नोबल्स ने, लेकिन कैबद को बड़ा ही जल्दी रिप्लेस किया इनके बेटे कैमूर ने। कैमूर ने कैबद को रिप्लेस कर दिया और कैमूर जो हैं वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर हुआ करते थे, बहुत लंबे चौड़े टाइम तक रूल नहीं कर पाएंगे। 1290 CE आते आते फिरोज जो कि अरिज ए मुमालिक हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर हुआ करते थे, उन्होंने कैमूर का मर्डर किया और फिरोज जो हैं वो गद्दी पे बैठेंगे खुद। और फिरोज जब गद्दी पे बैठेंगे तो वो अपना नाम रखेंगे जलाल उद्दीन खिलजी और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत देखने को मिलेगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। स्लेव डायनेस्टी की कहानी क्या रही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स के तौर पे अगर देखें तो हमने क्या बात करी, ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर हैं, दूसरे इल्तुतमिश, तीसरी रजिया सुल्तान और चौथे बलबन। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये कहाँ से थे? ये टर्की से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया को भी इम्पोज किया था। जजिया को भी किसने इम्पोज किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये बेसिकली मोहम्मद गोरी के स्लेव हुआ करते थे, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इन्होंने 2 मॉस्क बनवाई थी। कुबुत उल इस्लाम को कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। और 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। किसकी याद में, किसके ऑनर में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के ऑनर में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने टाइटल लिया था लाख बख्श का। 1210 CE में कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, वाइल प्लेइंग चौगान। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनके बाद एक और जो सिग्निफिकेंट रूलर देखने को मिले वो इल्तुतमिश थे। स्लेव डायनेस्टी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रूल अगर किसी का देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है इल्तुतमिश का। ये जो इल्तुतमिश हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे और सन इन लॉ हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने कैपिटल बनाया दिल्ली को। पहले लाहौर हुआ करती थी लेकिन इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया। और ये जो इल्तुतमिश हैं इनको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने चालीसा या फिर ये कहें कि चहलगनी की शुरुआत करी। बेसिकली 40 मिलिट्री लीडर्स का जो ग्रुप हुआ करता था, जैसे आज के डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही एक ग्रुप की चालीसा की या चहलगनी की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इक्ता सिस्टम भी देखने को मिलता था इल्तुतमिश के रेन के दौरान। इक्ता सिस्टम में क्या होता था? बेसिकली सैलरी की जगह पे लैंड दे दी जाती थी और ये जो लैंड है इसको एडमिनिस्टर करने का काम, इस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, इस पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका होता था? इक्तादार का हुआ करता था। इल्तुतमिश ने कॉइन्स भी इश्यू किए थे। सिल्वर कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? टनका बुलाया जाता था। और कॉपर कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? जीतल बुलाया जाता था। रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट क्यों है?
बिकॉज ये पहली और इकलौती मुस्लिम लेडी हैं जो कि इंडिया के ऊपर रूल करेंगी। फिर बलबन आए और बलबन ने ये जो चालीसा है इसको डिसइंटीग्रेट किया, इसको ख़त्म किया। बलबन ने स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप किया, दीवाने अर्ज को सेटअप किया। बलबन की पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हुआ करती थी। बलबन ने टाइटल लिया जिले इलाही का, शैडो ऑफ गॉड का। बलबन ने पाइबोस को इंट्रोड्यूस किया और सिजदा को इंट्रोड्यूस किया। कैवद जो हैं वो लास्ट रूलर हुए इस स्लेव डायनेस्टी के। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप देख के थोड़ा देख सकते हो कि कैसे आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हालांकि एग्जैक्टली ऐसे बनाओ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। और इसके साथ स्लेव डायनेस्टी की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।